हेलो एवरीवन, आई एम नवीन एंड यू आर वाचिंग टर्जागी ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है उसमें हमें एक एक्सप्रेशन जो है डिराइव करनी है। किसके लिए? डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन प्लांट रूट जोन। तो उसके लिए सबसे पहले हमको याद करना होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फील्ड कैपेसिटी, पिछले वीडियो में, जिसको हम लोग एफ या एफ सी से डिनोट करते हैं। तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते थे? एफ या एफ सी इज इक्वल्स टू क्या होता था? वेट ऑफ वाटर रिटेन इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे? फील्ड कैपेसिटी को एक्सप्लेन करते थे। तो हमने क्या मान लिया? अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया की सॉइल है और डी हमने मान लिया क्या? डेप्थ ऑफ प्लांट रूट जोन है, तो जो एरिया हो जाएगा, सॉरी, जो वॉल्यूम हो जाएगा सॉइल का, वो क्या हो जाएगा? डी इंटू 1, मतलब डी क्यूबिक मीटर हो जाएगा। और हम लोग मान लेते हैं कि गामा डी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या है? ड्राई यूनिट वेट है उस सॉइल का। तो जो वेट ऑफ ड्राई सॉइल हो जाएगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल ऑफ वॉल्यूम डी क्यूबिक मीटर, क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू? गामा डी इंटू डी। तो देखिए, वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमको पता लग गया। हम लोग क्या करेंगे? इस वाली एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? एफ सी या एफ इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल। अब क्या हो जाएगा? यूनिट एरिया ऑफ सॉइल हो जाएगा। ये तो जनरल फॉर्मूला था। अब हमने क्या कर लिया? 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सॉइल कंसीडर की है। तो वेट ऑफ वाटर इन यूनिट एरिया सॉइल या यूनिट एरिया ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ क्या हो जाएगा? ड्राई सॉइल, गामा डी इंटू डी। तो यहाँ से हमको वेट ऑफ वाटर इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एफ सी इंटू गामा डी इंटू डी। अब देखिए, वेट ऑफ वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू, जो कि क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इंटू गामा डी इंटू डी। तो ये हमको क्या देगा? यहाँ से हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू गामा डी इंटू डी इंटू एफ या एफ सी, जो भी आप चाहें वो मान लीजिए, अपॉन गामा डब्ल्यू। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो डेप्थ ऑफ वाटर ही तो हो गई, क्योंकि यूनिट एरिया ऑफ सॉइल है। तो डेप्थ ऑफ वाटर stored in the plant root zone, या depth of water which is required to make the level of water in plant root zone up to field capacity, क्या हो जाएगा? मैं से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, depth of water stored in plant root zone up to field capacity। इसका फॉर्मूला हमको क्या मिल गया? गामा डी डी इंटू एफ सी अपॉन गामा डब्ल्यू। अब देखिए, ये तो हमको एक्सप्रेशन मिल गई कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर जो है स्टोर्ड है, बट ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है ये प्लांट यूज़ नहीं कर पाता। तो जो अवेलेबल वाटर होता है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होती है? जो अवेलेबल वाटर है उसके लिए एक्सप्रेशन होती है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू
into D into FC minus 5, where 5 is the moisture content at permanent wilting point. तो ये क्या है, अवेलेबल वाटर के लिए हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो वो वाटर जो कि अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल वाटर, वो क्या हो जाएगा, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डॉट डी इंटू 5। ये हमको क्या दे देगा, वो वाटर जो कि अवेलेबल नहीं है। और यही तीन एक्सप्रेशंस क्या होंगी, यूज़ होंगी, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आगे आते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, बाय कीपिंग द लैंड फैलो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लैंड जिसको कि हमको कल्टीवेट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, एक या एक से ज़्यादा क्रॉप सीजन्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं वो समय के साथ क्या होने लगते हैं, रिकवर होने लगते हैं, और सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेती है। इसके बाद सेकंड जो मेथड है वो है एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या होता है, अगर सॉइल कुछ न्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाए, डेफिशिएंट हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होने लगती है। इसके बाद जो थर्ड मेथड है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, जो कि है क्रॉप रोटेशन। ये एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेशन में सेम फील्ड में ग्रो कराते हैं। मतलब नॉर्मली लोग क्या करते थे कि एक ही क्रॉप को हर साल जो है सेम फील्ड में ग्रो कराते थे, जिससे कि क्या होता था कि वो क्रॉप जो कि हम ग्रो करा रहे हैं वो एक सर्टेन न्यूट्रिएंट उसको चाहिए होता है अपने नरिशमेंट के लिए। तो जैसे जैसे हर साल हम लोग एवरी ईयर उसको ग्रो करते हैं, तो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट निकाल रहा है वो क्या होने लगता है, डेफिशिएंट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, जिससे कि सॉइल क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स, अब आप जानते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। हर क्रॉप को अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, अलग न्यूट्रिएंट का प्रपोर्शन चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग ईयर्स में ग्रो कराते हैं, ताकि कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट क्या हो, डेफिशिएंट ना हो सॉइल में। On the other hand, if different crops are grown in the same field, then since different crops require different nutrients, different crops को क्या चाहिए, different nutrients चाहिए और different proportion में चाहिए, ताकि एक बैलेंस यूटिलाइजेशन होता रहे न्यूट्रिएंट्स का, जिससे कि क्या होता है, सॉइल जो है पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट नहीं होती है। अगर सॉइल जो है डेफिशिएंट हो जाती है कुछ न्यूट्रिएंट्स में, तो हम लोग ऐसी कुछ सर्टेन क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे मान लिया हमने एक क्रॉप ग्रो की, उसको कोई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत थी, तो वो न्यूट्रिएंट उसने ले लिए सारे के सारे सॉइल से, तो सॉइल उस न्यूट्रिएंट में क्या हो गई, डेफिशिएंट हो गई। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं जो कि सॉइल को उसी न्यूट्रिएंट में क्या कर देती है, एनरिच कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट रूट जोन डेप्थ्स होती हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी प्लांट रूट जोन जिनके क्या होते हैं, ज़्यादा डीप जाते हैं, कुछ शैलो होते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इनको भी रोटेशन में अप्लाई कर करके मतलब इनको जिनकी ज़्यादा रूट जोन डीप है और जिनकी कम रूट जोन डीप है, उनको क्या करते हैं, रोटेशन में हम लोग ग्रो कराते हैं, ताकि एक क्या बना रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता रहे न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है क्रॉप रोटेशन। क्या होता है, एक पोटैटो फैमिली की हमने एक साल कर ली, उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स हमने ग्रो कर लिए नेक्स्ट ईयर, उसके बाद हमने ब्रासिएक्स, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं, मेनली जो आती है राबी क्रॉप्स आती है, कैबेज आते हैं, ये सब ग्रो कर लिए। उसके बाद हमने रूट्स प्लांट्स ग्रो कर लिए, जिसमें कि बीट रूट, कैरेट हो गया, ये सब ग्रो कर दिया। तो इससे क्या होता रहता है, क्रॉप रोटेशन हो रहा है, मतलब किसी एक टाइप की जो है हम लोग क्रॉप कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, रोटेशन में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि सॉइल जो है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट नहीं रह रही है। नेक्स्ट देखिए मेथड क्या है, वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या करते हैं हम लोग, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में ग्रो कराते हैं, जैसे कि वीट और मस्टर्ड, ग्राम और बार्ली, एक ही टाइम पे क्या करते हैं हम लोग फील्ड में ग्रो कराते हैं। देखिए इस तरीके का कुछ होता है।
ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है, क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे दोनों को फील्ड में ग्रो करा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। आगे जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। अब देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वाटर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं प्लांट्स के लिए या इरिगेशन के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ पैरामीटर से कुछ चेक्स बनाए हैं, जिसमें पहला क्या है, सेडिमेंटेशन कंसंट्रेशन, कि पानी जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें सेडिमेंट का कंसंट्रेशन कैसा है। तो देखिए जो सेडिमेंट पानी कैरी करके लेके आता है और जो डिपॉजिट करता है सैंडी सॉइल्स पे, वो अगर फाइन है, अगर फाइन सेडिमेंट को वो क्या कर रहा है, वाटर कैरी करके ला के सैंडी सॉइल्स पे डिपॉजिट कर रहा है, तो उससे तो जो फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सेडिमेंट्स वाटर जो है किसी इरोडेड एरिया से लेके आ रहा है, पहले से जो एरियाज इरोडेड है और वहाँ से वाटर वो सेडिमेंट्स कैरी करके लेके आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी परमेबिलिटी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा पैरामीटर वो है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स। देखिए पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि साल्ट्स का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो प्लांट को जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। तो जो वो साल्ट्स होते हैं वो किस किस के होते हैं, कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम साल्ट्स होते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी क्या हो, इनकी क्वांटिटी अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सॉइल में, तो वो प्लांट में काफ़ी इंजरीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़ जो होती है प्लांट की उनको भी रिड्यूस कर देती है, जिससे कि प्लांट की जो रूट्स होते हैं वो इलएरेटेड रह जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो इनकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये है, जिसमें कि CS is equals to CQ upon Q minus U minus RE, where CS is the concentration of the salt and C is the concentration of the salt in irrigation water and Q is the quantity of water applied। क्या क्वांटिटी हमने वाटर का अप्लाई किया है इरिगेशन के दौरान, C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो कि उस इरिगेशन वाटर में जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं कितना है, और CU माइनस RE इज़ द यूज्ड अप इरिगेशन वाटर। तो ये जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो इससे हमको कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पता लग जाता है। इस फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन को सीधे आप लोग याद कर लीजिए, इसका कोई भी डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा इसको अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना, जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो जनरली हम लोग PPM या mg पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। जो क्रिटिकल साल्ट कंसंट्रेशन है अगर 700 ppm से ज़्यादा होती है तो वो कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन अगर 2000 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑलमोस्ट हर क्रॉप के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। साल्ट कंसंट्रेशन को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर से भी मेजर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा ही साल्ट कंसंट्रेशन होगा। साल्ट कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए जो टेबल है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर लेस देन 250 है तो कौन सी क्लास में वो आएगा वाटर, लो सैलिनिटी वाटर की क्लास में आएगा, जिसको हम लोग C1 से दिखाते हैं। और वो लगभग हर क्रॉप्स के लिए यूज़फुल रहता है, हम लोग उस वाटर को हर क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस वाटर की 250 से 750 के बीच में है तो वो मीडियम सैलिनिटी वाटर में आएगा, कैटेगरी में आएगा, जिसको हम लोग C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो पानी हम लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब लीचिंग कर दी जाए। इसके बाद 750 से 2250 के बीच में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस वाटर की तो हाई सैलिनिटी वाटर हो जाएगा C3। और ये केवल हाई साल्ट टॉलरेंट प्लांट के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये वाटर को उन प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हाईली क्या है, टॉलरेंट है साल्ट के अगेंस्ट। और अगर 20 to 50 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो वेरी सैलिनिटी वाटर C4 की क्लास में आ जाता है पानी, और वो इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड जो हमारा पैरामीटर वो क्या है, प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस टू अदर कैटायंस। हम लोग पानी में क्या देखते हैं, वाटर में देखते हैं कि सोडियम आयन का प्रपोर्शन अदर कैटायंस के कंपैरिजन में कितना है। तो अगर सोडियम आयन का परसेंटेज नॉर्मली तो 5% से लेस होता है टोटल एक्सचेंजेबल आयंस में, लेकिन अगर इसका परसेंटेज 10% से ज़्यादा हो जाए
तो जो सॉइल होती है वो कैसी होने लगती है, क्लॉट, सॉइल जो है लेस परमिएबल हो जाती है, क्लॉट्स के फॉर्म्स में बनने लगती है। और क्लॉट्स का मतलब ये हो गया कि ढेलों की तरह सॉइल बनने लगती है, और सूखने पर जैसे मिट्टी हो जाती है जिसमें दरारें पड़ने लगती हैं, और पुअरर टिल्थ की हो जाती है। पुअरर टिल्थ का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई भी कल्टीवेशन के लिए, कोई भी इरीगेशन के लिए, कोई भी जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल जैसे हम लोग सोइंग करते हैं सबसे पहले, तो वो सब क्या हो जाते हैं, ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। पुअरर टिल्थ का मतलब ये हुआ। तो अगर सोडियम का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का 10% से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए जो हाई सोडियम सॉइल्स होती हैं वो कैसी बिहेव करती हैं, प्लास्टिक स्टिकी की तरह बिहेव करती हैं, और कैसी क्लॉट्स के फॉर्म में रहती हैं, और क्रस्ट के फॉर्म में बनने लगती हैं ऑन ड्राइंग। तो इसके लिए एक फैक्टर है जो कि हम लोगों ने निकाला है, जो कि क्या करता है, प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन जो कि सॉइल्स में प्रेजेंट है उसको बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सार। सार की जो वैल्यू होती है वो हमको बताती है कि सोडियम आयन का प्रपोर्शन क्या है सॉइल में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सार इज इक्वल्स टू सोडियम आयन, कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन अपॉन अंडर रूट कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन का कंसनट्रेशन होल बाई 2। यहाँ पे जितना भी है कंसनट्रेशन ऑफ आयन वो हम लोग इक्विवेलेंट पर मिलियन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये टेबल दी हुई है, अगर सार की वैल्यू 0 से 10 होती है तो लो सोडियम वाटर होता है, S1 क्लास। ये सब तरीके की क्रॉप्स और सॉइल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सार वैल्यू 10 से 18 के बीच में है तो मीडियम सोडियम वाटर हो जाएगा। ये कोर्स ग्रेन सॉइल या ऑर्गेनिक सॉइल जिनके परमेबिलिटी क्या है, अच्छी है, उनके लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सार की वैल्यू 18 से 26 हो जाती है, मतलब टाइप ऑफ वाटर कैसा है, कौन सी क्लास में आता है, वो हाई सोडियम वाटर है, हाई सोडियम वाटर की क्लास में आ जाता है वो। और ये हार्मफुल रहता है और तब तक नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जब तक हम लोग प्रॉपरली जिप्सम से क्या कर दें, लीचिंग ना कर दें। अगर 26 से ज़्यादा हो जाता है सार वैल्यू तो वेरी हाई वाटर हो जाता है, वेरी हाई सोडियम वाटर हो जाता है, और ये सूटेबल नहीं होता इरिगेशन के लिए। तो कभी कभार मोस्टली जो एसएससी और यूपीपीएससी या और अदर जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उसमें इन टेबल से आपको पूछ लिया जाता है कि अगर 10 से 18 के बीच में सार वैल्यू है तो कैसा टाइप ऑफ वाटर होगा या कौन सा क्लास में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज़ ये चैप्टर जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।